हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए बढ़े आगे। तो हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, स्टेप्स पढ़ लिए हैं, हर स्टेप पे हम क्या करते हैं ये भी पढ़ लिया है। और आगे चल के सारे आपके जो स्टेप्स हैं वो सारे चैप्टर्स हैं, मतलब हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, कौन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी, और फिर स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन कैसे होता है। तो ये पूरे सिलेबस में आप अलग अलग चैप्टर्स में यही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हो। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। काफी बच्चों को ये कंसेप्ट एक्चुअली ख्याल में ही नहीं आता कि ये क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं और थोड़ा ये वर्ड का मतलब क्या है पहले वो बताता हूं। ठीक है, अब लीडरशिप क्या होता है पहले आपको ये समझना है। ठीक है, लीडरशिप इतना कॉमन वर्ड है, आप जगह जगह पे सुनते हो, और क्रिकेट में भी आप काफी जगह ये सुनते हो, पॉलिटिक्स में भी सुनते हो, हर जगह आप लीडर वर्ड ये सुनते ही हो। और लीडरशिप से आपको अंदाजा है कि ये क्या होता है। ठीक है, हमको इसमें यही पढ़ना है कि एक लीडर क्या करता है, क्या अलग अलग रोल उसको प्ले करना पड़ता है। और आपको पहले ये समझना होता है कि यार कोई भी काम जब एक टीम करती है, ठीक है, इवन मैं कहूंगा कि जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे और आप अपना सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में आप एक मेंबर बनोगे, ठीक है, आप वहां भी ये ऑब्जर्व करोगे कि आपके सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में भी कोई ना कोई लीडर होगा। मतलब ये बहुत बेसिक चीज है। जब भी आप एक टीम में ऑपरेट करते हो, आप एक ग्रुप में काम करते हो, मिलजुल के काम करते हो, हर टीम में एक लीडर होता ही है। अब ऑफिशियली आप उसे कुछ भी बुलाओ, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज। तो जो क्वालिटीज एक लीडर निभाता है वो आपको दिख जाएगा। अब आप उसको कहीं कहीं मैनेजर कहते हो, कहीं कुछ और नाम दोगे, कहीं कुछ और नाम दोगे, वो ठीक है, बट आपको पता है, देख के आप समझ सकते हो कि हाँ यार ये लीडर है। तो हमको यही समझना है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ लीडर, लीडर को क्या करना पड़ता है, और लीडर का जो रोल है वो कैसे मेंबर्स से अलग होता है। एक मेंबर क्या होता है, जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। हर टीम में आपका एक रोल होता है कि आपको एक पर्टिकुलर काम करना होता है और आप उतना काम करते हो, तो मेंबर का उतना ही काम करना होता है। उसके अलावा जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एक लीडर ही करता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है इसमें भी आपको लीडर की जरूरत पड़ेगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ये अपने आप नहीं होगा, आपको पता ही है, इतना तो हमने समझ लिया है अभी तक कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट करती है। ये सब टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। और मतलब फॉर्मुलेशन, एटलीस्ट फॉर्मुलेशन तो मैं कह सकता हूं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो है वो ब्रॉडली टॉप मैनेजमेंट करती है। जब आप इंप्लीमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि चलो ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का उसमें रोल होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। बट जब मैं स्ट्रैटेजिक और टेक्टिकल की बात करूं तो क्लियर कट स्ट्रैटेजिक वाला जो एंगल है वो टॉप मैनेजमेंट उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, उसमें उनका ज्यादा काम होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये ऐसा काम होता है कि ये नए लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज की भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेटर हैंडल किया जा सकता है जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिन्होंने ओवर द पीरियड इंडस्ट्री को देखा है, समझा है, अप डाउन देखे हैं, रेगुलेशंस को देखा है, तो उनको एक अच्छा जजमेंट होता है। ठीक है, तो पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो लीडर का काम है वो हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। मतलब कोई तो एक पर्सन चाहिए स्ट्रैटेजिक लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे भी आपको एक लीडर लगेगा जो आपको राह दिखाए, जो आपको राह दिखाए कि आपको कैसे करना है, जो मोटिवेट करे लोगों को कि आप भी करो, आप अपने लिए भी कर रहे हो और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर रहे हो, दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों को अलाइन करना पड़ता है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक लीडर का काम होता है। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते समय, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वहां पे भी सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा? लीडर प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हम रोल्स पढ़ेंगे बेसिकली कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर को क्या करना होता है और पूरे इस प्रोसेस में उसका कितना बड़ा रोल होता है। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट।
अब पहले उसका कुछ डेफिनेशन बेसिक बेसिक दिया है, फटाफट हम पढ़ लेते हैं। एज पर मे मतलब एक पर्सन का नाम है। एज पर मे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज द एबिलिटी स्किल, ठीक है, एक पर्सन का एबिलिटी कि वो क्या कर सकता है, टू इन्फ्लुएंस अदर्स यानी टीममेट्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, टू वॉलेंटरीली मेक डिसीजंस that enhance the prospects of the organization's long-term success while maintaining long-term financial stability। मतलब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि वो आपका काम करें। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब काम करें खुद का सोच के वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करें। जैसे हम पेट्रियोटिज्म नहीं कहते कि हम कुछ कर रहे हैं तो हम देश के लिए करते हैं, वैसा एक जो जज्बा है, वैसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक जज्बा होना चाहिए, एक बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। और ये बहुत कॉशियसली डेवलप करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती है। कि मैं खुद आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर चुका हूं, मैंने एक ही जॉब किया है जिंदगी में, कॉर्पोरेट जॉब जो होता है प्रॉपर। उसके बाद तो मैंने खुद का ही प्रैक्टिस किया है और खुद की कोचिंग, मतलब मैंने किसी के अंडर में काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब किया है फॉर 1.5 ईयर। तो कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है कि यस, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी टुवर्ड्स आईसीआईसीआई बैंक, जो आज भी हल्की फुल्की है बट इतनी नहीं है। बट जब मैं काम कर रहा था, जब मैं एक एम्प्लॉई था, जब मैं एक टीममेट था, तो वो एक बिलोंगिंगनेस, वो एक था इफेक्ट। मतलब लीडरशिप स्ट्रांग है आईसीआईसीआई बैंक की, मैं ऐसा कहूंगा कि वो हर एम्प्लॉई को एक बिलोंगिंगनेस का एक फीलिंग दिलवा देते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक उनकी है। वो और आईसीआईसीआई बैंक अलग अलग नहीं है। जैसे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, जैसे आज मेरा कोचिंग सेंटर है तो एक मेरे नाम से है, मेरा एक नेचुरल एक कनेक्शन है, क्योंकि मेरे नाम से है, मेरा है, मैं ओन करता हूं। वैसी फीलिंग एक एम्प्लॉई के मन में लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है और यही सब स्ट्रैटेजिक लेवल के काम होते हैं। मतलब बहुत लगेगा आपको कि इससे क्या फर्क पड़ जाता है, आपको ऐसा फील होगा। मतलब इतने क्रूशियल ये चीजें होती है ना कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कभी ये समझ नहीं पाती है कि इनका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कितना फर्क करते हैं, आए ख्याल में। और ये आपको जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप लैडर चढ़ते हो आपको समझ में आता है कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंस टेक्निकल काम का है ही नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का होता है कि हाउ यू डील विथ पर्सन्स, हाउ यू मैनेज अदर पर्सन्स, कैसे दूसरों से काम करवाना है, यही इसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हर टीम में कोई ना कोई एमबीए होगा, कोई ना कोई एमबीए होता है। और एक सेकेंड, आए ख्याल में, तो कोई ना कोई एमबीए होगा, मैनेजमेंट वाला पर्सन होगा। और सबसे ज्यादा सैलरी या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट वाले पर्सन्स को ही रहता है। भले आपके टीम में सीए भी होंगे, सीएस भी होंगे, और भी सीएमए होंगे, और लॉयर्स होंगे, एलएलबी होंगे, बट आप देखोगे कि यार भले एक सीए अपने काम में माहिर है, सीएस अपने काम में माहिर है, सीएमए अपने काम में माहिर है, एलएलबी अपने काम में माहिर है, बट इनका जो रोल है वो काफी लिमिटेड है। उनका जो पे भी होता है ना वो काफी लिमिटेड होता है, काफी मतलब एज कंपेयर टू द मैनेजमेंट लेवल्स में कह रहा हूं। अपने आप में वो भी बहुत अच्छा होता है, रिवॉर्डिंग होता है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, बट मुझे ऐसा लगा, मैं अपना फीलिंग बता रहा हूं, पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यार एमबीए वाले जो होते हैं ना, जो टॉप आईआईएम्स और टॉप इससे होते हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिनको आता था तो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, टेक्निकली अगर आप देखोगे ना कुछ भी नहीं आता उनको, बट उनको सबसे अच्छा काम आता है, वो है हाउ टू मैनेज पीपल। पीपल को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, एक डिजायर्ड आउटपुट एक टीम से कैसे निकलवाना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना है, कैसे लोगों का वही कनेक्शन बनाना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल गोल को मैच करना है। क्योंकि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अगर मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा हूं तो आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप 9 बजे सुबह आ जाओगे, 5 बजे चुपचाप चले जाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं,
और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को कनेक्ट करें, कैसे वो एक्स्ट्रा टाइम करना पड़े तो करें, कैसे अगर कुछ एक्स्ट्रा देना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना पड़े तो वो करें अपना समझ के, क्योंकि आप प्रेशर डाल के अथॉरिटेटिव वे में करवा तो सकते हो ना, पर आउटपुट उतना आता नहीं है। खुद से करने में, दिल से करने में जो एक एफर्ट होता है वो कभी भी जबरदस्ती करवाने में नहीं आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने देख लिया है और आप भी देखोगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस में ही काम करते हैं, ठीक है। मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और मैं आईसीआईसीआई बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा था, जबकि आईसीआईसीआई के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट मुझे एक आई फील लकी कि मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस में जो प्रॉपर जो बीकेसी मुंबई में जो प्रॉपर बिल्डिंग है आईसीआईसीआई बैंक की, जो आपने धूम मूवी में भी देखी थी, तो उस बिल्डिंग में मैं प्रॉपर काम करता था। तो वो एक वहाँ अलग ही एनवायरमेंट होता है, कॉर्पोरेट कल्चर काफ़ी अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वहीं बैठते हैं, पूरा मैनेजमेंट टीम वहीं बैठता है, सारे मीटिंग्स वहीं होते हैं, एजीएम भी वही होती है, सब वहीं होता है। तो वहाँ का एनवायरमेंट काफ़ी अलग होता है, काफ़ी अलग चीज़ें आप सीख पाते हो जब आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो। तो वहाँ मैंने इसको फील किया था। अगर आप एक ब्रांच में हो या हेड ऑफिस में नहीं हो, यानी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ बैठते हैं आप वहाँ नहीं हो, तो आपको ये लीडरशिप का एक फील नहीं आएगा। ये फील आता है हेड ऑफिस में काम करके। क्लियर है क्या? वहां आपको इंपॉर्टेंस पता चलता है कि नहीं यार, छोटे मोटे काम तो हम करवा भी सकते हैं, ये ऐसा काम है जो किसी और से करवाया नहीं जा सकता, ये एक स्ट्रैटेजिक लीडर को ही करना होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। क्योंकि आपको ग्रो होना होता है। छोटा बिजनेस तो अकेले आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट एज यू ग्रो आपको समझ में आता है कि यार आपको बहुत ज्यादा लोग लगेंगे, बहुत ज्यादा लोकेशन पे आपको फैलना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा, आपको रीच मेंटेन करनी पड़ेगी, रीच बनानी पड़ेगी, और वो बिना टीम के आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो दैट इज द रूट ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आपको ये सब समझेगा। मैं ये सब अभी क्यों पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि ये सब समझेगा ही नहीं। अगर आप नॉर्मल ईटी के बच्चे और डायरेक्टली यहां पे आ गए हो और आप न्यू सिलेबस से हो, तो आपको ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक आपको इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका बैकग्राउंड नहीं पता है, ठीक है। तो लीडरशिप की जो नीड है वो हर जगह होती है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, पॉलिटिक्स हो, सरकार चलाना हो। इवन मैं कहता हूं कि हमारा जो टीचिंग एक रहता है ना, जैसे मेरे अंडर में अगर 4-5 टीचर हैं तो उसमें भी मुझे लीडरशिप रोल निभाना पड़ेगा। मतलब जब भी आप एक टीम में काम कर रहे हो, देयर इज अ नीड ऑफ लीडर जो बीच में आए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, सबको एक डायरेक्शन में लेके जाए, नया कुछ सोचे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचे, चैलेंजेस को कैटर करे, जिसकी एक विजन हो, जिसको लोग फॉलो करें। धोनी, आप पता ही है, धोनी को लीडरशिप क्वालिटीज के लिए जाना जाता है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई है, और आपको पता चलता है कि नहीं यार, लीडरशिप से कितना कुछ फर्क पड़ जाता है। अगर आपकी टीम में एक अच्छा लीडर है तो आप बहुत कुछ अचीव कर जाते हो, और अगर टीम अच्छी है पर अगर अच्छा लीडर नहीं है आपके पास, तो आप कुछ खास अचीव नहीं कर पाओगे, सब टैलेंट वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू वॉलेंटरीली मेक डिसीजन। मैं बार बार आपको वॉलेंटरी वर्ड पे फोर्स कर रहा हूं, ठीक है, एनफोर्स कर रहा हूं। वॉलेंटरीली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डर के मारे कोई काम कर रहे हो, मैं बॉस हूं, मैंने बोला है करना है, कर, नहीं तो मैं निकाल दूंगा, वो वॉलेंटरी नहीं होता है, वो लीडरशिप नहीं होती है। कि प्रेशर डाल के, डर के मारे, और आपको निकाल दिया जाएगा या आपका प्रमोशन नहीं किया जाएगा, अगर आप वो सब करके काम करवा रहे हो, दैट इज नॉट लीडरशिप एट ऑल, क्योंकि वो कोई भी कर सकता है। समझ रहे हो ये चैलेंजिंग क्यों है? आप ये समझो बात को। वॉलेंटरीली वर्ड के वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत ज्यादा डेलिकेट हो जाता है, क्योंकि ऐसा सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि आप एनफोर्स कर रहे हो, आप अथॉरिटेटिव हो रहे हो, आप जस्ट बिकॉज मेरे बॉस हो तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमको ये करना ही पड़ेगा। तो ऐसा उसको महसूस नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो वॉलेंटरीली कर रहा है, ठीक है। और एक अच्छे मैनेजर और बुरे मैनेजर में एक्चुअली यही फर्क है। आप जॉब करोगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, आप ये बहुत सुनोगे, खुसुर फुसुर होते रहती है, क्रिंजिंग होते रहती है, एक दूसरे के बारे में लोग क्रिंज करते हैं, मेरा मैनेजर ऐसा है, मेरा मैनेजर वैसा है।
तो ये सब अगर आप देखोगे ना, गुड और बैड मैनेजर में यही फर्क है। गुड मैनेजर क्या है? जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको मतलब लीडरशिप दिखाएगा, आपको फ्री छोड़ देगा, आपको अपने हिसाब से करने के लिए छोड़ देगा। मतलब आपको लगेगा कि आप अपनी चला रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी चला रहे हो, जबकि आप उसकी फॉलो कर रहे हो। आ रहा है ख्याल में? तो अच्छा मैनेजर ऐसे होता है जो फ्रीडम दे देता है, जो गुलामी वाला एक फीलिंग नहीं देने देता है। और बैड मैनेजर यही है जो कनेक्ट नहीं कर पाता है और वो अथॉरिटेटिव हो जाता है, डिक्टेटिव हो जाता है, और वो आपको हर चीज बताने लग जाता है कि ये ऐसे करो, इतने टाइम में करो, ऐसे ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। तो वो फिर कैसा है ना, लॉन्ग टर्म तक आप वो चीजें नहीं करवा सकते हैं। जब तक कोई इंसान मजबूर है वो आपके लिए करेगा, वो झुकेगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया, फाइनेंशियली अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो फिर वो आपके अंडर में कभी काम नहीं करेगा और न वो आगे किसी को रिकमेंड करेगा। ख्याल में आ रहा है? तो ये काफी चीजें आप सुनोगे, एक्चुअली ये मैं बता रहा हूं, आपके लाइफ में काफी चीजें आप सुनोगे और आपको मेरी जरूर बाद में याद आएगी। आई होप सो। चलो, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है डिफरेंट लीडरशिप अप्रोचेस। डिफरेंट लीडरशिप अप्रोचेस impact the vision and direction of growth and potential success of organization. To successfully deal with the change, all executive need the skills and tools for both formulation and implementation. ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें हम, आई डोंट नो अभी आपके ये सिलेबस में है कि नहीं, बट ये पहले था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट एक हम पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इस चैप्टर में नहीं है। हम लीडरशिप स्टाइल्स भी पढ़ेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के लीडरशिप स्टाइल भी हैं। मतलब लोगों के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपसे कैसे काम निकालना है इसके तरीके बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। तो वही लिखा है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हो सकती हैं, बस आपको अचीव करना है, आपको वॉलेंट्रीली लोगों से काम करवाना है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। अब आप वो कैसे करवाते हो, वो आपकी टेक्निक क्या है, वो अलग अलग हो सकती है। मतलब एक ही टेक्निक होती है ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन वो टेक्निक्स चेंज कर सकते हैं अगर वो एंड रिजल्ट ला पाते हैं तो। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रेफर्स टू मैनेजर्स पोटेंशियल टू आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कम्युनिकेट। आप कोई चीज को कैसे पोर्ट्रे करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। मैनेजर्स पोटेंशियल टू आर्टिकुलेट द स्ट्रैटेजिक विजन। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको उनको कनेक्ट करना पड़ेगा कि कंपनी की जर्नी क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी क्या हासिल करना चाहती है, और वो अकेले नहीं कर सकती। आए ख्याल में? उनको ये समझाना है कि हम एक मिशन पे हैं, हम ये अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है जो हम कर रहे हैं। पहले उनको वो चीज समझानी पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी विजन रखी है वो कितनी अच्छी है, सोसाइटी के लिए कितनी अच्छी है, दुनिया मतलब कंट्री के लिए कितनी अच्छी है, ह्यूमैनिटी के लिए या पूरे इसके लिए कितनी अच्छी होती है। पहले वो आपको उनको कनेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको उनको बताना पड़ता है कि आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो फिर वो अपने आप करेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये अच्छी बात है। जैसे अगर मैं एक टीचर हूं, मुझे कोई कहेगा कि नहीं यार स्कूल्स की एजुकेशन इंप्रूव करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, फिर मुझे बोलता है कि नहीं यार आप भी इसमें हम हमारी हेल्प कर सकते हो, आप भी 1 घंटा रोज आके फ्री में हमारे लिए पढ़ा सकते हो। तो समझ रहे हो, ये एक स्टाइल है कि पहले वाइडर प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसा बताओ, फिर आप उसमें हमारी हेल्प कर सकते हो ऐसा बताओ, तो लोग आपको झट से हां बोल देंगे। बिलीव मी, एक कनेक्शन हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवन आप देखोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, इवन आप देखोगे ना, अगर आपसे कोई डोनेशन मांगने आ रहा है, मेरे से आए दिन लोग डोनेशंस मांगने आते हैं, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, एनजीओ होती हैं, वो प्रॉपर आती हैं, तो वो भी यही करती हैं। अगर कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेशन मांगने आए तो पहले वो बच्चों का पूरा वो दिखाते हैं कि बच्चों की अभी कितनी हालत खराब है, एजुकेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जिंदगी कैसे एजुकेशन से बदल जाती है, फिर आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हो इतने सारे लोगों की जिंदगी बदलने में। मतलब इतना गहरा कनेक्शन वो 10-15 मिनट बात करके और वो फोटोज या वीडियोस दिखा के वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि आप ना नहीं बोल पाते। बिलीव मी, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं बहुत इमोशनल फूल होता था, अभी नहीं हूं, बट स्टार्टिंग में आई वॉज अ इमोशनल फूल। कोई भी मुझे इमोशनल करके 50,000 भी लेके जाए ना, मैं दे देता था। मैंने डोनेशंस दी हुई हैं। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि लोग बस एक कॉर्ड
स्ट्राइक करते हैं, आपको वो कनेक्ट कर जाते हैं, आपके कुछ इमोशंस को वो टच कर जाते हैं और फिर उसका फायदा ले लेते हैं। और यही इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो अगर आप वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो तो, ठीक है, जो ये सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रैटेजिक लीडर की, ठीक है। तो ध्यान देना, तो आपको पहले विजन कम्युनिकेट करनी है, स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू मोटिवेट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट्स। जो आपके अंडर में काम करते हैं, जिनके आप बॉस हो, उनको कहते हैं सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो आपको रिपोर्ट करते हैं। तो उनको फिर आप मोटिवेट करो, मोटिवेट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट विजन, ठीक है। तो आप उनको फिर बताओ कि कैसे आप उसमें, वो लोग आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो कैसे आपके विजन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजी इन द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय। हर बॉस को अपने अंडर में जो भी लोग हैं उनको मैनेज करना होता है, कि वो डिसाइड करता है कौन क्या करेगा, किसको कितना समय दिया जाएगा, कौन क्या तरीके से कोई काम करेगा, हर चीज आपका जो एम्प्लॉयर है या जो बॉस है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजी, आप कोई स्ट्रैटेजी यूटिलाइज कर रहे हो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, काफी चीजें रिपीट होंगी तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा। इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन चेंज। अब ये बार बार आएगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज, क्योंकि जब आपको ग्रो करना होता है, आप ये समझोगे धीरे धीरे कि डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, हर वक्त कोई ना कोई बदलाव चल रहा होता है और बदलाव करना पड़ता है। हम यही पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, हम यही पढ़ेंगे कि जो आपके कंट्रोल में है, जो भी माइक्रो फैक्टर्स हैं, वो तो आपके कंट्रोल में है, आप उनको बदल सकते हो, खुद मत बदलो, आप खुद उनको बदल सकते हो क्योंकि आपके कंट्रोल में है। लेकिन आप जिसके कंट्रोल में हो, मैक्रो फैक्टर्स जो होता है, उनके हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। मतलब आप सबको बदल नहीं सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको बदलने पे मजबूर करेंगे। तो हर वक्त आप देखोगे हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई एक फेज में होती है, कोई ना कोई चेंज को वो एडॉप्ट कर रही होती है। इट कैन बी टेक्नोलॉजिकल चेंज, इट कैन बी मैनेजमेंट चेंज, इट कैन बी ऑपरेशनल चेंज, कोई ना कोई चेंज चल ही रहा होता है। या तो सॉफ्टवेयर बदल रहा होता है, या लोग प्रीमाइसेस बदल रहे हैं, या मैनेजमेंट टीम बदल रही है, या कॉर्पोरेट कल्चर बदल रहा है, कुछ ना कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन में चल ही रहा है। मतलब ये इनएविटेबल है, चेंज आपको करना ही पड़ता है। और ये चेंज जब आपको करवाना होता है तब फिर से इंपॉर्टेंस आ जाता है स्ट्रैटेजिक लीडर का। वहां पे भी एक लीडर आपको लगता है, क्योंकि चेंज लोग होना नहीं चाहते, लोग चेंज होना ही नहीं चाहते ना, दे रेजिस्ट टू चेंज। इसीलिए आपको मोटिवेट करना पड़ता है, लीडरशिप रोल निभाना पड़ता है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई रूप में चेंज हो सकती है टू सक्सीड। स्ट्रैटेजिक लीडर्स जनरेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है, जो मैंने आपको बताया काफी सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं कि आप कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो, एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हो, कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर में है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये आपको जनरेट करना पड़ेगा जो आपको कामकाज को बेटर सूट करे, जिस टाइप से आप एक्चुअली काम करते हो। आपका स्ट्रक्चर भी अगर वैसा ही रहा तो वो सूट करेगा ना। अगर आप फंक्शनली काम करते हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही आपको सूट करेगा। अगर आप फंक्शनली काम करते हो लेकिन आप डिविजनल स्ट्रक्चर रखोगे तो काम होगा ही नहीं, काम ही नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे हो। तो आपको पहले अपने आप को समझना होता है कि आप ऑपरेट कैसे कर रहे हो, और उस तरह से जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो कौन से टाइप का स्ट्रक्चर आपको बेटर सूट करेगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। असाइन द रिसोर्सेस, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, 100 बार आएगा कि आपको रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं। रिसोर्सेस स्कार्स होते हैं, कम होते हैं, रिसोर्सेस को आपको वेस्ट नहीं करना होता है, रिसोर्सेस को आपको जितना बेटर वे में आप रिसोर्स यूज कर सकते हो वही आपकी एबिलिटी डिसाइड करता है टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस को कैसे आप बांट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो अक्रॉस योर डिपार्टमेंट्स, अक्रॉस योर प्रोडक्ट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड कम्युनिकेट द स्ट्रैटेजिक विजन, जो मैंने आपको बताया लीडरशिप में सबसे बड़ा काम यही होता है, हाउ डू यू कम्युनिकेट द विजन।
Strategic leaders have to work in an uncertain environment on the various strategic issues. ठीक है, ये हम सब रोल में भी आगे पढ़ेंगे कि अनसर्टेन एनवायरमेंट होता है, आगे क्या होगा आपको पता नहीं होता है, कल क्या होगा आपको पता नहीं है, क्या चैलेंजेस आएंगे बिजनेस के अंदर आपको पता नहीं होता है. लीडर जब भी अगली सुबह होती है उसको नहीं पता होता है कि वो क्या चैलेंजेस फेस करने वाला होता है. अगर आप एक मल्टी प्रोडक्ट मल्टी लोकेशन वाले बिजनेस हो, बहुत फैले हुए बिजनेस हो, मल्टीपल कंट्रीज में हो, जैसे आप टाटा हो, तो आपको समझ रहे हो ना, हर स्टेट में आपका कोई ना कोई बिजनेस है, हर कंट्री में आपका कोई ना कोई बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो होगा ही. पूरे इंडिया में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आपको अराइज होगी, या फॉरेन कंट्रीज में आपके ब्रांचेस है तो वहां से कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज होगी. तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं और आपको उसी माइंडसेट से जाना पड़ता है कि जो भी आएगी प्रॉब्लम मैं उसको टैकल करूंगा. वो कॉन्फिडेंस आप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी. स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी मतलब कि जब आप एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस कर रहे हो, आप कितने प्रोडक्टिव हो, कितना अच्छा एनवायरमेंटल स्कैन आप करते हो, कितना अच्छा फॉर्मुलेशन करते हो, कितना अच्छा इंप्लीमेंटेशन करते हो, कितना अच्छा, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी. अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया, आपने एनवायरमेंट प्रॉपर्ली स्कैन ही नहीं किया, फैक्टर्स आपने पकड़े ही नहीं, फैक्टर्स का कैसा बिहेवियर है वो आपने स्टडी नहीं किया, तो फिर आप लीडरशिप कैसे करोगे. समझ रहे हो. तो लीडरशिप में ये भी आता है कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, कितना अच्छे से कोई काम को, पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो पूरे स्टेप्स हैं कितने अच्छे से आप करते हो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. द मेन पर्पस ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी. अनदर एम ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज टू जनरेट एन एनवायरमेंट इन विच एम्प्लॉइज मैच, जो मैं आपको अभी बता रहा था. देखो बार बार ये भी लाइन बहुत बार आएगी. मैं सारी चीजें इतनी डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं ताकि अगली बार जब आएंगी तो आपको एग्जाम्पल्स और वो चीजें पता होंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द अनदर एम ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप is to generate an environment in which employees match the organizational needs in context of their individual jobs. आए ख्याल में. मतलब उनको पता रहना चाहिए कि हाँ ओवरऑल हमारा ऐसा विजन है, ओवरऑल हमारा ये काम है, मुझे इसमें ये करना है, अगर मैंने ये कर लिया, सारे लोगों ने अपना अपना काम कर लिया, तो हम जीत जाएंगे. मतलब वॉर जैसा ही होता है. वॉर में भी ऐसे ही होता है ना, बटालियन तुम आगे जाओ, मैं कवर करूंगा, ये करूंगा, सबको अपना अपना रोल पता होता है और सब इसी कॉन्फिडेंस से काम करते हैं कि यार सबने अपना काम कर दिया तो हम जीत जाएंगे. तो कलेक्टिव एफर्ट ऐसे ही होता है. सबको बस अपने काम पे ध्यान देना है और उनको ये भरोसा रखना पड़ता है कि हम अगर अपना काम करेंगे तो हम जीत जाएंगे. क्लियर है क्या. तो वो है स्ट्रैटेजिक लीडर्स इंस्टिल कॉन्फिडेंस टू द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो देयर ओन आइडियाज yet moving in the direction of organizational overall goal. मतलब आपको लगेगा कि आप अपनी चला रहे हो, आपको लगेगा आप अपनी चला रहे हो, पर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहां हम चाहते हैं कि आप जाओ. समझ रहे हो कितनी मतलब अच्छी चीज है. सोचो, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्रीडम में हो, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, जबकि आप कर वो ही रहे हो जो वो चाहते हैं. तो ये करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता, ये करना पड़ता है. ये लीडर का काम है कि ये कैसे एक फ्रेमवर्क रखे, किस तरह से कम्युनिकेट करे, किस तरह से अपनी विजन को अक्रॉस रखे, ताकि फ्रीडम भी रहे और आप वही करो जो मैं चाहता हूं. आए ख्याल में. तो वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है. इसलिए बार बार वो बहुत बढ़िया लाइन है. ये एक्चुअली एप्रोप्रिएट वर्ड यही है कि एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर. अब इसमें सब आता है. देखो इसमें कॉर्पोरेट कल्चर भी आ जाएगा, इसमें आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, जो भी छोटे मोटे अपन डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, यही वो एनवायरमेंट क्रिएट करता है जिसके वजह से आप कर अपनी रहे हो पर हो हमारा ही रहा है. आए ख्याल में. तो ये एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कैसे क्रिएट होता है यही हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. टू फॉलो देयर ओन आइडियाज येट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल्स. ठीक है. और आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हो, जबकि जीत ऑर्गेनाइजेशन रही है. आपकी जीत और ऑर्गेनाइजेशन की जीत एक ही डायरेक्शन में लाना, उनको अलाइन करना, यही सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है. ठीक है. स्ट्रैटेजिक लीडर्स बेटर यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव स्कीम. ठीक है. जो सदियों से चला आ रहा है कि आप परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दो. अच्छा काम करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे,
अच्छा काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का तो फायदा होगा ही होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कम टाइम में ज्यादा आप बना पाओगे, ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, तो उसका आप एक शेयर एम्प्लॉय को भी दे दो तो वो भी मोटिवेट होगा ज्यादा बनाने में, जल्दी जल्दी बनाने में। तो विन विन सिचुएशन है, मतलब शेयरिंग करो आप, रिवॉर्ड शेयरिंग, ठीक है। तो ये बहुत चलता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फॉर एनकरेजिंग द प्रोडक्टिव एंड द क्वालिटी एम्प्लॉयज, ठीक है, ऐसे लोग ज्यादा काम करेंगे, क्वालिटी पे ध्यान देंगे, फिनिशिंग पे ध्यान देंगे, तो ये लोग ज्यादा कमाएंगे। जिनको ज्यादा कमाना है फिर वो ज्यादा अपने एफर्ट्स पे ध्यान देंगे। फंक्शनल लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज अबाउट क्रिएटिविटी। अब ध्यान दो, बीच में फंक्शनल वर्ड आ गया तो क्या होता है। अब मैंने बताया आपको कि लीडरशिप हर जगह होती है। अगर आप फंक्शन लेवल पे भी देखोगे, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग इज अ फंक्शन। अब मार्केटिंग भी तो अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग क्या एक पर्सन है? आप मुझे वही सोच के बताओ। आप थोड़ा जब तक इमेजिन नहीं करोगे ना, आपको नहीं ख्याल में आएगा। हमारा पूरा एक, पहले तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोज हम फंक्शंस में अगर बांटें, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, लीगल, ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं। अब हर फंक्शन भी तो एक टीम है ना। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक पर्सन है? नहीं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या एक पर्सन है? नहीं, वो भी टीम है। अब उसके अंदर भी तो कोई ना कोई लीडर होगा ना। तो ये है वो फंक्शनल स्ट्रैटेजिक लीडर। फंक्शन के अंदर भी लीडर होता है, ठीक है। तो उसको क्या करना होता है, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिविटी, ठीक है, क्योंकि आप फंक्शनल हो, आप ओवरऑल थोड़ी हो। आपको उस फंक्शन में लोगों से काम करवाना है। भाई अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग कौन बेटर कर सकता है, मार्केटिंग आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचें, ये आप उनको इंस्पायर कर सकते हो कि वो कैसे सोचें, मार्केटिंग में क्या नया सोचें, कैसे हमको क्या हासिल करना है, या बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, रिसोर्सफुलनेस एंड प्रिपेयरिंग टू असिस्ट एन इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। आए ख्याल में? तो सब है वही, लेकिन फंक्शन के दायरे में रह के। आए कुछ समझ में? तो अगर मैं सिर्फ नॉर्मल लीडरशिप बोल रहा हूं तो वो ओवरऑल गोल के लिए होता है, ओवरऑल, सब ओवरऑल के हिसाब से होता है। लेकिन जब आप एक फंक्शन के हेड हो तो आपको उस फंक्शन के अंदर जो आपको अचीव करना है, ओवरऑल विजन में मार्केटिंग का जो रोल है, वो कैसे मेरी टीम हेल्प करेगी मुझे अचीव करने में, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है वो, फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। क्रिएटिविटी, रिसोर्सफुलनेस एंड प्रिपेयरिंग टू असिस्ट एन इंडिविजुअल इन रियलाइजिंग हिज गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कि जो डिपार्टमेंट का काम है, मार्केटिंग का हेड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो हर टीममेट अपना उसमें रोल सोचेगा कि अगर हमारे डिपार्टमेंट को ये अचीव करना है तो इसमें मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या काम दिया गया है। तो फीलिंग वही है, प्रोसेस वही है, सिर्फ वो फंक्शन के अंदर हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रैटेजिक लीडर, ठीक है, ध्यान दो। तो 9 डिफरेंट फंक्शंस हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अलग अलग रोल है, ठीक है। जैसे क्या अलग अलग आपको रोल करना है। इंसान एक ही है, ये 9 अलग अलग इंसान नहीं है। काफी बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम ये ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो 9 डिफरेंट चीजें हैं। ये 9 डिफरेंट लोग नहीं है, लोग, इंसान एक ही है। स्ट्रैटेजिक लीडर वो ये 9 अलग अलग काम कर रहा है, रोल निभा रहा है। जैसे डबल रोल, ट्रिपल रोल होता है ना मूवीज में, इंसान एक ही होता है, वो डबल ट्रिपल रोल कर रहा है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही इंसान है, स्ट्रैटेजिक लीडर है, वो 9 अलग अलग रोल निभा रहा है। एक ही पर्सन, 9 डिफरेंट रोल्स, और हर रोल में क्या पेक्यूलर फीचर है वो आपको समझना है। स्टार्ट करते हैं। देयर आर 9 की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रोल्स एंड ब्रीफ मीनिंग ऑफ ईच। नंबर 1, नेविगेटर। सब आपको, जब तक आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं सोचोगे, इमेजिन नहीं करोगे, आपको काफी चीजें उस तरह से नहीं ख्याल में आएंगी, ठीक है। आपको थोड़ा इसमें मतलब मेंटल गेम है कि आपने वो काम कभी किया नहीं है, पर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, आप मूवीज का एग्जाम्पल ले सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई हेड है, उसकी लाइफ पे कोई बेस्ड अगर मूवी है, या आपने कोई मूवीज में इस टाइप की सिचुएशंस को देखा है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या देखा है आपको पता, ठीक है। तो आप ध्यान दो, आपको कोई ना कोई एक, मैं बोल रहा हूं, पकड़ना पड़ेगा इसमें। अब मैं तो देखो काम कर चुका हूं, मैं
खुद स्ट्रैटेजिक लीडर बन चुका हूं, क्योंकि मैं तो जब मैं प्रैक्टिस में था तो मैं हेड था, मैं डिसाइड करता था क्या करना है। आज भी मेरी कोचिंग है तो मैं डिसाइड कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये सारे काम मैं भी कर रहा हूं, भले बहुत ही छोटे लेवल पे कर रहा हूं, लेकिन है तो वही ना। बिजनेस तो बिजनेस है, छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, रोल तो वही है, काम तो वही है। क्लियर है क्या? तो मैंने क्योंकि किया है तो मैं बहुत जल्दी कोरिलेट कर सकता हूं, लेकिन आपने किया नहीं है ना, तो आपको थोड़ा सा कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। मे बी आपका खुद का फैमिली बिजनेस हो, आप वहां पे जाते होंगे, आपने अपने फादर को देखा होगा, आपने अपने बड़े भाई को देखा होगा, किसी ना किसी को तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मूवीज में या रियल लाइफ में। बस आपको वो कनेक्शन ढूंढना है, तभी आपको बहुत आसानी से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो नंबर वन रोल इज नेविगेटर। नेविगेशन का काम क्या है कि अगर आप भटक रहे हो, सही रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो नेविगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। तो वैसे ही बिजनेस में क्योंकि इतना डायनेमिज्म है, रोज नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप राह भटक जाते हो। तो रास्ते पे स्टिक रहना, मंजिल तक कैसे पहुंचना है, वो काम स्ट्रैटेजिक लीडर को करना है। तो नेविगेटर का भी काम स्ट्रैटेजिक लीडर को करना होता है। क्लियरली एंड क्विकली वर्क्स थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू अफेक्ट एक्शंस, एग्जांपल लेवरेज अपॉर्चुनिटीज एंड रिजॉल्व द इशू। काफी जगह फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो, आपको नहीं समझ रहा होता है कि यार यहां से मैं निकलूं कैसे। वो निकलने के लिए आपको स्ट्रैटेजिक लीडर हेल्प करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को नेविगेट करने का काम भी स्ट्रैटेजिक लीडर को करना है। नेविगेशन की नीड क्या है? कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द की इशू। पंच वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, पंच वर्ड्स पे ध्यान देना है, बाकी आप सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इश्यूज, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, ये आपके पंच वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहां से आपको नेविगेट करना है, क्योंकि आप फंस गए हो प्रॉब्लम्स में, कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस गए हो, और वहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप अल्टीमेट गोल फिर भूल गए हो, या वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, स्टक हो गए हो। तो नेविगेटर की तरह नेविगेट करना स्ट्रैटेजिक लीडर का काम है। ठीक है, तो क्विकली, क्लियरली एंड क्विकली वर्क्स, यानी आपको प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके दे देगा, आपकी पूरी जिंदगी को सुधार देगा, जहां भी आप फंसे हो आपको निकाल देगा। ठीक है, तो नेविगेटर का काम स्ट्रैटेजिक लीडर को करना है। फिर है स्ट्रैटेजिस्ट, ये तो सबसे बेसिक रोल है, स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजिस्ट का काम क्या है? स्ट्रैटेजी बनाना। तो ये भी काम स्ट्रैटेजिक लीडर को ही करना है। ठीक है, डेवलप्स लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है भाई? स्ट्रैटेजी क्या होती है? कोर्स ऑफ एक्शन। अलग अलग अगर आपके पास रास्ते हैं या तौर तरीके हैं, आप कौन सा तौर तरीका अपनाओगे टू अचीव योर गोल, दैट इज स्ट्रैटेजी। तो ये वही है, स्ट्रैटेजी का ही मीनिंग है। ठीक है, डेवलप्स अ लॉन्ग रेंज कोर्स। अब स्ट्रैटेजी मतलब क्या? लॉन्ग टर्म ही होता है ना भाई, हर चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉन्ग टर्म ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए लॉन्ग रेंज भी आएगा। डेवलप्स अ लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन। आपको क्या करना है? कोर्स ऑफ एक्शन और अ सेट ऑफ गोल्स टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन विजन। तो आप अपनी विजन अचीव कर पाओ, ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, वो भी स्ट्रैटेजिक लीडर बनाएगा। फिर है एंटरप्रेन्योर। ये तो आपने 100 बार सुना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर सब आप पढ़ते ही हो। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना, रिस्क लेना, कुछ नया करना, ये होता है एंटरप्रेन्योर। आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके टैप करना, यही मतलब पहचान है एक एंटरप्रेन्योर की। आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू प्रोडक्ट। कुछ ना कुछ नया बनाना है। एंटरप्रेन्योर पुरानी चीजें नहीं करता है। अगर आप एक किराने की दुकान खोल रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप एक नॉर्मल मतलब जो सदियों से चला आ रहा है वही कर रहे हो। जैसे मैं भी ट्रेडिशनली अगर पढ़ा रहा हूं, आज चलो ये ऑनलाइन हो गया है या बहुत टेक्निक्स और चीजें बदल गई हैं, पर अगर मैं एक टिपिकल क्लासरूम टीचर होता तो मैं भी, भले मेरा भी एक एकेडमी है, बट आई एम नॉट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में आपको कुछ नया करना होता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ता है जिससे आप कुछ नया बनाओ या नया प्रोडक्ट या सर्विस आप दे दो। नया जब तक कुछ नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। ठीक है, तो नया करना है। काफी मेरे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, वो अपने पापा की दुकान पे बैठते हैं और बोलते हैं मैं एंटरप्रेन्योर हूं। उनको भी कौन समझाए कि ये थोड़ी होता है भाई एंटरप्रेन्योरशिप।
कुछ नया वो नहीं कर रहे हैं, वो वही जो पापा कर रहे हैं वही सब वही 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 कर रहे हैं, और वो मेरे को बोलते हैं मैं देख एंटरप्रेन्योर हूं, तू क्या है। ठीक है, तो नया आपको करना है, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू मार्केट्स, और आपको अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके टैप करना है। फिर है मोबिलाइजर, मोबिलाइज करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मोबिलाइज करनी होती है, एक वर्ड में कहूं तो रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को आपको मोबिलाइज करना है। ठीक है, रिसोर्सेस में अब सब आ जाएगा, मशीन, मटेरियल, मनी, मैन, ठीक है, सारे एम्स जो होते हैं प्रोडक्शन के, वो आपको मोबिलाइज करना होगा। तो मोबिलाइजर वाला रोल भी स्ट्रैटेजिक लीडर को निभाना है। प्रोएक्टिवली बिल्ड्स एंड अलाइंस स्टेक होल्डर्स, कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस फॉर गेटिंग थिंग्स डन क्विकली एंड अचीव द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ख्याल में रखना है, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को आप मोबिलाइज करो टू अचीव, टू गेटिंग द थिंग्स डन क्विकली। ठीक है, तो ये ऐसा, ये स्टांजा आपको ख्याल में रखना है। फटाफट काम करवाना है तो आपको सारे रिसोर्सेस लगेंगे, और फटाफट जब काम होंगे तो ही आप अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाओगे। फिर है टैलेंट एडवोकेट। अब टीम बनाने का काम भी किसका है, लीडर का है। लीडर को पता होता है उसको क्या टाइप के लोग लगेंगे, किसका काम क्या है, कौन क्या रोल निभा सकता है, किसको क्या काम देना चाहिए, ये भी काम उसी का है। ठीक है, तो टैलेंट एडवोकेट मतलब टैलेंट को बैक करना, टैलेंट को सपोर्ट करना, राइट टैलेंट लाना, ये भी उसका काम है। ठीक है, अट्रैक्ट्स, डेवलप्स, रिटेन्स। ठीक है, तीन बहुत बड़ी बड़ी चीजें। अट्रैक्ट्स मतलब ऐसा काम करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रेपुटेशन, ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि लोग मर रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, अट्रैक्ट हो खुद होके। जैसे बड़े बड़े कंपनीज है ना, एप्पल, गूगल, टाटा, ये सब लोग सपने देखते हैं कि मैं ये बनूंगा, फिर इस कंपनी में काम करूंगा। हो सकता है आपने भी देखा हो सकता है कि मैं सीएस बनूंगा और फिर मैं ये कंपनी का सीएस बनूंगा, होता है और अच्छी बात है। तो यही मतलब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है कि वो अट्रैक्ट कर रही है, उसने अपना एक ब्रांडिंग क्रिएट किया गया है, और उस टाइप की कंपनी में जो काम करना चाहता है वो खुद ही आता है, खुद ही अप्लाई करना होता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। अट्रैक्ट्स, डेवलप्स एंड रिटेन्स। डेवलप का मतलब है ट्रेनिंग देना पड़ता है, ट्रेनिंग का पूरा जो प्रोग्राम है वो डेवलप करने के लिए होता है। और फिर है रिटेन, प्रॉपर आपको रेम्यूनरेशंस देने होते हैं। ईसॉप भी आप पढ़ते ही हो, ठीक है, कनेक्ट करो आप सबको। अगर मुझे किसी को रिटेन करना है तो मैं ईसॉप स्कीम चलाऊंगा, मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स दूंगा, समझ रहे हो। तो ये सब एम्प्लॉय रिटेनमेंट, रिवॉर्ड करने के तौर तरीके हैं। ठीक है, अट्रैक्ट्स, डेवलप्स एंड रिटेन्स टैलेंट टू एंश्योर दैट पीपल विद द राइट स्किल्स एंड मोटिवेशंस टू मीट द बिजनेस नीड्स एंड आर इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। मतलब जो एचआर का काम है बेसिकली, वो लीडरशिप का ही काम है। उनको टैलेंट को एडवोकेट करना है। एडवोकेट करना मतलब सपोर्ट करना, उनके फेवर में रहना। तो टैलेंट के फेवर में कैसे रहेंगे भाई, अट्रैक्ट करो, डेवलप करो, रिटेन करो। एक भी स्टेप आपने छोड़ दी, जैसे आपने अट्रैक्ट किया, डेवलप ही नहीं किया, तो आपके काम में नहीं आएगा ना। अट्रैक्ट भी करो, डेवलप भी करो और रिटेन भी करो, तो ही वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। फिर है कैप्टिवेटर। कैप्टिवेटर का मतलब है भाई मोटिवेट करना, सबको एक डायरेक्शन में चलने के लिए मोटिवेट करना, आए ख्याल में। तो पैशन वर्ड ध्यान रखना, बिल्ड्स पैशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, जो मैं आपको ऊपर 2-3 बार बता चुका हूं कि वो अलाइनमेंट, ठीक है, इसको आप अलाइनमेंट ध्यान रख सकते हो कि कैसे आप मोटिवेट करो। ऑर्गेनाइजेशन का काम खुद का काम समझ के करे, वो होता है कैप्टिवेटर। ठीक है, फिर है ग्लोबल थिंकर, मतलब ओवरऑल सोचो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचो, हर फील्ड में क्या हो रहा है। मल्टी कंट्री में हो आप तो कंट्री वाइज भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल थिंकर, बाहर क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो ग्लोबल थिंकर की तरह आपको सोचना पड़ता है। इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सोर्सेस टू डेवलप अ वेल इन्फॉर्म्ड डाइवर्स पर्सपेक्टिव दैट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मतलब आपको एक्सेप्टेबल रहना है। काफी लोग रहते हैं ना कि अपनी दुनिया में रहते हैं, मतलब वो बाहर देखते ही नहीं कि चल क्या रहा है, बस मैंने जिंदगी भर क्या किया है, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, सब मैं वाले जो लोग हैं ना, ये वो नहीं है। ये वो ग्लोबल थिंकर रहो, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो कि बाहर क्या चल रहा है, हम क्या बेटर कर सकते हैं। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि आप बेस्ट नहीं हो। अगर आपको ये लगेगा कि आप बेस्ट हो,
तो आप बाहर देखोगे ही नहीं ना। तो ऐसा नहीं होना है। ग्लोबल थिंकर आपको बनना है तो आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपसे बेटर लोग हैं, आपसे बेटर प्रोसेसेस हैं, आपसे बेटर प्रोडक्ट्स हैं, या बनाए जा सकते हैं। थेरोटिकली भी चलो और इंप्रोवाइजेशन का स्कोप है तो भी चलता है। तो ओपन माइंडेड रहना है, ग्लोबल थिंकर रहना है, बाहर क्या चल रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें, ये सोच आपकी होनी चाहिए। मतलब कोई ना कोई एक इंसान होना चाहिए ना जो ये भी सोचे। आप सोचो एक्चुअली ये 9 अलग अलग काम है, चाहे तो 9 अलग अलग लोग भी आप रख सकते हो, पर एक्चुअली एक ही इंसान को करना होता है। पर ये अलग काम है जो करना पड़ता है, किसी को बैठ के सोचना पड़ता है कि हम कैसे इंप्रूव करें, बाहर वाले जो लोग हैं उनसे कैसे हम लर्न करें, कुछ नया लें। तो वो भी एक अलग काम है, अपने आप नहीं होता, वो भी करना पड़ता है। ये सारे काम ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं, खुद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल थिंकर आपको रहना है। ठीक है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपके होने चाहिए, अलग अलग नजरिए से आप सोच पाओ। कि काफी एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे से आप लैडर चढ़ते हो, चापलूसी बहुत चलती है, चापलूसी चलती है, फेवरेटिज्म चलता है। लोग आपको कभी ऐसा बोलेंगे नहीं कि आप गलत हो, लोग आपको निराश नहीं करना चाहते, लोग आपके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लोग आपको चने के झाड़ पे चढ़ा के रखते। तो आप कभी भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव नहीं ला पाते हो। जब आप एक स्ट्रैटेजिक लीडर बन जाते हो, आपको दिख रहा होता है भाई सब लोग, हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपसे ज़्यादा कौन बेटर जानता है। ठीक है, ये जो फालतू की लाइंस होती हैं ये सब चढ़ाने के लिए होती हैं। तो ये होता है जब आप एक बहुत हाई लेवल पे होते हो ना, कोई आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव नहीं देता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि मैं आपके खिलाफ ना बोलूं या आपको बुरा ना लग जाए, फिर आप मेरे को निकाल ना दो। ठीक है, ये सब होता है, ये सब रियल फैक्ट्स है। तो ऐसा होता है, और इसका नुकसान यही है कि आप बस एक अपने हिसाब से सोचने चालू हो जाते हो, आप अपने दुनिया में ही ट्रैप हो जाते हो, डाइवर्स चीजें आप नहीं सोच पाते हो। तो ये बहुत जरूरी होता है, वेल इन्फॉर्म्ड डाइवर्स पर्सपेक्टिव दैट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज मतलब जो भी आप जिस भी चीज के लिए काबिल हो, जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो टैलेंट आपके पास है, जितना पैसा आपके पास है, वो सबको अगर आप बेस्ट तरीके से यूज करो, जो आप अचीव कर सकते हो, अगर आप वो अचीव कर रहे हो तो आप ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम मतलब जो आप कर सकते हो रिसोर्सेज के थ्रू, वो अगर आप कर रहे हो बेस्ट पॉसिबल वे में, तो आप ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा। जैसे पढ़ाई को लेके भी आप कर सकते हो कि अच्छे से विथ फुल फोकस आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 10 घंटे। 10 घंटे से ज्यादा आप क्या पढ़ लोगे मुझे बताओ? आपकी फिजिकल मेंटल जो हेल्थ है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, आप कितना पढ़ पाओगे भाई? 9-10 आवर्स बहुत है, इससे ज्यादा आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ ही नहीं पाओगे। ऑप्टिमाइज, समझ रहे हो? अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, पढ़ सकते हो ना, पर ऑप्टिमम नहीं है। कितने दिन तक चला पाओगे गाड़ी? 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। कुछ लोग ऐसे फालतू बातें करते हैं कि सर हम तो 15 घंटे पढ़ रहे हैं। अरे मत पढ़ो बेवकूफ, इतना नहीं पढ़ पाओगे, ज्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ पाओगे। एक हफ्ते में गिव अप कर लोगे, 15 दिन में करोगे, 1 महीने में करोगे, मशीन थोड़ी हो, समझ रहे हो? तो ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि जो आपकी कैपेबिलिटी है आपको उसको यूज करना है। आप अपना अगर बेस्ट दे रहे हो तो वो ऑप्टिमम है। तो आपको ये देखना है कि आपका पढ़ने का टाइम बेस्ट क्या है, सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, कब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आप तब ये मत करो। जैसे मैं लेट नाइट बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहा हूं। मुझे मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, मुझे पता है मैं दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाता, नाइट ओल हूं मैं रात को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, कोई बच्चा डाउट नहीं पूछता, रात को पूछा भी तो मुझे रिप्लाई करने का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता 12 बजे सर रिप्लाई करो, या कोई बुला नहीं सकता अभी आ जाओ या ये करो, समझ रहे हो? कोई काम धाम नहीं रहता। तो मेरे लिए ऑप्टिमम टाइम वो है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको सोचना है कि जो आपके पास टीम है, जितनी एक्सपीरियंस टीम है, जिस लेवल के रिसोर्सेज हैं, आप क्या अचीव कर सकते हो, वो आपके लिए ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, मतलब कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। भाई मशीन है पर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, फुल कैपेसिटी अचीव नहीं कर रहे हो, लेबर है फुल टाइम आप उनका काम नहीं ले पा रहे हो, फैक्ट्री इतनी बड़ी है आधी फैक्ट्री खाली पड़ी है, समझ रहे हो? तो फिर आप ऑप्टिमम नहीं कर रहे हो। जो भी रिसोर्सेज हैं, पैसा, लोग, स्पेस,
मशीन, सब ऑप्टिमम यूज करना है, जितना आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। फिर है चेंज ड्राइवर, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई चेंज लाना है, कोई भी टाइप का चेंज लाना है, यू नीड अ स्ट्रैटेजिक लीडर जो इसको इनिशिएट करे, जो इसको फैसिलिटेट करे और इंश्योर करे कि एक टाइम बाउंड मैनर में प्यार से हो जाए, ठीक है। तो चेंज ड्राइवर भी स्ट्रैटेजिक लीडर का ही काम होता है। क्रिएट्स एन एनवायरमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, एक एनवायरमेंट क्रिएट करो दैट एम्ब्रेसेस द चेंज, मेक्स चेंज हैपन इवन इफ द चेंज इज रेडिकल एंड हेल्प्स अदर्स टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई थिंक मैंने पहले दिया तो नहीं है बट ठीक है। काफी चेंजेस होते हैं, जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूं तो सॉफ्टवेयर चेंज, सिंपल मतलब जो शायद आप अपनी जिंदगी में भी फील करोगे कि काफी बार ना ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर्स बदलने पड़ते हैं। एसबीआई बैंक का एग्जांपल ले लो, आईसीआईसीआई बैंक का ले लो, बहुत ज्यादा सिस्टम अपडेट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स बदलते हैं, इंटरफेस बदलता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि आधे से ज्यादा एम्प्लॉय बूढ़े होते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है, आप चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, आप नेगेटिवली रिएक्ट करते हो, आप उनको दूर भागने की सोचते हो, आप किसी तरह टाइम निकालने का सोचते हो कि चलो मेरे 5 साल बचे हैं, मैं यार चुपचाप पुराने सॉफ्टवेयर में निकाल लूँ, कौन अब इस उम्र में नया सॉफ्टवेयर सीखेगा। तो ये हेजिटेशन होती है, एक ऑपोजिशन होता है हमेशा जब भी आप कोई चीज़ को चेंज करते हो, तो ये होता ही है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक लीडर को ये सोचना पड़ेगा। अब इसमें मैंने देखा है, देखो कि जैसे जब मैंने शायद एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको बताया होगा कि कोर बैंकिंग का पहले कंसेप्ट आया था। पहले सब जो ब्रांचेस थे, बैंक्स के जो ब्रांचेस थे वो कनेक्टेड नहीं थे, सेंट्रलाइजेशन नहीं था, पहले डिसेंट्रलाइजेशन था, ब्रांच का डेटा ब्रांच ही रखता था, हेड ऑफिस के पास नहीं जाता था, तो वो कंपाइल होता था, बहुत प्रॉब्लम्स थी। फिर अचानक से नया टेक्नोलॉजी आ गया, कोर बैंकिंग सिस्टम, सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम आ गया, जो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर था, आप कहीं भी कोई भी एंट्री मारो, सबको हर जगह रियल टाइम वो अपडेट हो जाता है। अब ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर नया था, उसका पूरा इनपुट और पूरा जो इंटरफेस था वो नया था। अब एसबीआई जैसा बैंक है जिसके हजारों लाखों एम्प्लॉयज हैं जो डे टू डे बेसिस पे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। अब सोचो एसबीआई को ये कितना बड़ा चैलेंज हुआ होगा अगर मेरे सपोज 5 लाख एम्प्लॉयज हैं, हजारों ब्रांचेस हैं, 5 लाख एम्प्लॉय को मैं नया सॉफ्टवेयर कैसे सिखाऊं। सोच के देखो कितना मतलब आपको समझेगा कि यार कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 10 लोगों को सिखाने की बात आएगी ना, आपको प्रेशर आ जाएगा कि भाई ये मैं कैसे करूं, क्योंकि बैंक बंद नहीं कर सकते कि चलो 15 दिन बैंक बंद है, सब बंद, ट्रेनिंग पे आओ, 16वें दिन से बैंक चालू। अरे बैंक एक भी दिन बंद नहीं कर सकते। बैंक बंद कर सकते फिर तो बच्चा भी कर ले, मेरा बेटा भी कर लेगा। फिर तो बैंक के ऑपरेशंस को हैम्पर किए बिना कैसे आप अचीव करोगे। सोचो, इतने मेहनत आपके एम्प्लॉइज हैं, हर ब्रांच, इतने सारे ब्रांचेस हैं, हर जगह रोज काम चल रहा है, ब्रांचेस चल रही हैं, उनको एक नॉर्मल अपना जो ऑफिस वर्क टाइम है वो भी करना है, और साथ साथ में नया सॉफ्टवेयर भी ग्रेजुअली सीखना है। और अगर आप उनको देखो मोटिवेट नहीं करोगे, कौन खुद होके करेगा ये सब। आप सोच के देखो, आप खुद अपने आप को एक एम्प्लॉय सोचो कि आपको 9 से 5 का काम भी करना है और प्लस आपको बोल रहा है कि अलग से ट्रेनिंग के लिए बैठो। आप क्यों मानोगे क्यों मानोगे आप तो मना ही करोगे, भैया पुराना ही अच्छा था, वही चलने दो। तो ऐसा होता है। तो वहां पे आपको एक लीडर की जरूरत है जो ऑर्गेनाइजेशन का नजरिया आपको दिखा पाए। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन का एक चश्मा नहीं पहनोगे ना, आप कभी उसको सपोर्ट नहीं करोगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो कम्युनिकेट करे अपनी विजन को कि क्यों चेंज कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉय का ही फायदा होगा। जब तक आप ये उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करोगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ ये बताओगे कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, तो क्यों करेंगे। सब लोग सेल्फिश होते हैं यार, आपको समझ में आएगा दुनिया कैसी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का तो फायदा है, इसलिए तो कर ही रहे ना। इसमें एम्प्लॉय का कैसे फायदा है ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या, आ रहा है ख्याल में। तो आपको वो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आगे चल के देर सवेर एम्प्लॉय का ही फायदा होगा, नए सॉफ्टवेयर से ऐसा होगा, फिर आपका ऐसा होगा, ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, कल आप जॉब भी छोड़ते हो तो इसका आपको फायदा बाहर भी होगा। तो ऐसे आपको एक पर्सनल टच देना पड़ेगा
कि कैसे ये ट्रेनिंग न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फायदेमंद है, आपके लिए पर्सनली भी ये फायदेमंद है, आपका रेज्यूमे बूस्ट करेगा। फिर ये सॉफ्टवेयर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, अगर आप वो सॉफ्टवेयर सीखे हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपकी ज्यादा रेम्युनरेशन मिलेगी। तो ऐसा आपको कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा कनेक्शन, जिससे वो मोटिवेट हो और वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को सपोर्ट करे। तो यही वो लीडर का काम है, ठीक है। और फिर है एंटरप्राइज गार्डियनशिप। तो आपको एंटरप्राइज को गार्ड करना है, ये तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। एंश्योर्स शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन थ्रू करेजियस डिसीजन मेकिंग दैट सपोर्ट्स एंटरप्राइज वाइड यूनिट वाइड इंटरेस्ट। मतलब आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, मतलब शेयर होल्डर्स के फेवर में अगर आपको जाना है और इसके बदले में अगर आपको किसी और के अगेंस्ट में जाना है तो आपको जाना पड़ेगा, आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको गार्ड करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को। तो रेगुलेटर्स से भिड़ना है, कस्टमर से भिड़ना है, किसी से भी भिड़ना है, आपको शेयर होल्डर्स को गार्ड करना होगा। उन्हीं लोगों के पैसों की वजह से आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपको एंटरप्राइज को गार्ड भी करना है, उनका फेथ बनाए रखना है, ठीक है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, कोई फ्रॉड पकड़ा गया सपोज, फेथ तो रातों रात उड़ गया, या कोई रेगुलेटरी एक्शन आपके खिलाफ आ गया, तो तब आपको गार्ड करना होता है, सामने आके सपोर्ट करना पड़ता है, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ताकि आप शेयर होल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो आप गार्ड कर पाओ, बनाए रखो, ठीक है। तो ये टोटल 9 फंक्शंस हैं, ठीक है। नेविगेटर कॉम्प्लेक्स इश्यूज रिजॉल्व करके आपको रास्ता दिखाए, स्ट्रैटेजिस्ट लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें, एंटरप्रेन्योर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करो, टैप करो और न्यू प्रोडक्ट सर्विस बनाओ, मोबिलाइजर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो ताकि आप सब काम निपटाओ और आप गोल को अचीव कर पाओ, ठीक है। फिर है टैलेंट एडवोकेट, ठीक है। अट्रैक्ट, ट्रेन या क्या नाम था, डेवलप एंड रिटेन। टैलेंट को रिटेन करो ताकि वो आपको आगे चल के हेल्प करे, राइट प्लेस पे राइट स्किल का राइट पर्सन होना जरूरी है। फिर है कैप्टिवेटर, ठीक है, पैशन और कमिटमेंट बिल्ड करो फॉर अ कॉमन गोल। फिर है ग्लोबल थिंकर, ठीक है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव यूज करो फॉर डिसीजन मेकिंग, सारे सोर्सेस को यूज करो। चेंज ड्राइवर, ठीक है, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो कि चेंज को निगेटिवली ना देखा जाए, चेंज को मोटिवेशन मिले, चेंज फैसिलिटेट हो, ठीक है। और लास्ट है एंटरप्राइज गार्डियन, आपको शेयर होल्डर्स को वैल्यू को क्रिएट करना है और सेफगार्ड करना है, ठीक है। तो ये सारे देखो 9 रोल्स है। दीज 9 रोल्स आर इंपॉर्टेंट एट सीनियर स्ट्रेटेजिक लेवल्स बिकॉज दे हेल्प लीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट टू डू टू बी स्ट्रेटेजिक। They address broader challenges leader face as they transition from managing more narrowly focused silos to taking on challenges of more enterprise-wide leadership. मतलब ये लीडर जो बनते हैं ये आते कहाँ से? सोच के देखो, बहुत रेलेवेंट चीजें। जो भी आपका ये सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कहाँ से आता है? ये एक एक लैडर चढ़ के आता है, बाहर से डायरेक्ट कोई पैदा नहीं हो जाता। ये देखो एमडी पैदा हो गया, यस, काफी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी वो चल रहा है, फैमिली कल्चर चल रहा है, बट जेन्युइन आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां लीडर बनाए जाते हैं, उनको ग्रेजुअली लीडर की तरह देखा जाता है, उनको उस तरह से टैलेंट एडवोकेट, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि वो लोअर लेवल पे है आज, लेकिन इसमें वो क्वालिटी है कि वो आगे चल के लीडर बन सकता है, तो उनको हेल्प की जाती है, उनको ट्रेन की जाती है, उनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है। तो वैसा है, तो आप छोटे छोटे डिविजन्स को संभाल रहे हो। सिलॉस का मतलब एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट या इंडिविजुअल कोई डिपार्टमेंट, छोटा सा जो काम आप कर रहे हो। तो आज भले आप छोटा काम कर रहे हो, पर आगे चल के आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन संभालना है, तो आपको उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम मैनेजिंग मोर नैरोली फोकस सिलॉस, ठीक है, अभी आप भले छोटा सा डिविजन हैंडल कर रहे हो, पर आगे चल के आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर पाओ, ऐसा आपको मतलब ट्रेन करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन है, ठीक है, कि आज ये हमारा जैसे पॉलिटिक्स में भी होता है, आज हमारा ये सीएम है पर आगे चल के इसको पीएम बनाना है, तो 10 साल का एक ऐसा प्लान रहता है कि भाई इसकी इमेज बढ़ानी है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, इसको पीएम बनाना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है कि आज हमारे मार्केटिंग हेड है पर ये बहुत है इन्फ्लुएंशियल है, इसको आगे चल के हम सीईओ बना सकते हैं, तो उसको आप ट्रांजिशन करते हो, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाते जाते हो, प्रमोशन देते जाते हो, ताकि आगे चल के वो लार्जर रोल प्ले करे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये हर जगह होता है, ठीक है। तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा है,
बहुत ही कनेक्टेड आपको फील होगा क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरी के बारे में क्या है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस फॉर प्रोफेशनल्स लाइक सीएस, कि इस पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस में मैनेजमेंट तो है ही, एमबीए वगैरह तो है ही, पर प्रोफेशनल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो कंपनी सेक्रेटरी एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल, उसका क्या रोल है इस पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, ये हम पढ़ेंगे। मतलब ये भी देखो कनेक्शन है कि आपको कनेक्ट किया जा रहा है सब्जेक्ट से कि भाई आप सीएस हो, आप मैनेजर नहीं हो, आप एमबीए नहीं हो, बट स्टिल आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हो, क्यों आपके लिए भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेलेवेंट है, ये आपको समझाया जा रहा है। मतलब ये सब्जेक्ट का पूरा डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ होगा अगले टॉपिक में, तो बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे मिलेंगे और हम कंपनी सेक्रेटरीज का क्या रोल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम अब ये है कि काफी बच्चों को यही नहीं पता कि सीएस करता क्या है। मतलब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि सीएस क्या क्या करता है ये अभी आपको उतना पता नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको, जहां जहां जितना जरूरी लगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, और कैसे फिर आप मैनेजमेंट का एक पार्ट हो जाते हो, मैनेजमेंट के कौन से रोल्स आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी निभाते हो, तो वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।